यस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स के बारे में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने फर्स्ट टाइम 11th क्लास में बात किया होगा, समझा होगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्टैट्स। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होता है और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। लेकिन वहां हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आगे निकल गए। लेकिन एक इंट्रोडक्शन जरूर हमने समझा होगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब जहां डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, वहां हमारे पास लिमिटेड डेटा होता है और जितना भी डेटा होता है उस सारे डेटा को हम डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं और यूज करके एक इंटरप्रिटेशन पे पहुंचते हैं। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहां हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत ज्यादा होता है और इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है कि हम उस सारे डेटा को डिस्क्राइब करके और उसको एनालाइज करके आउटकम पे नहीं जा सकते। तो ऐसे केस में, ऐसी सिचुएशन में हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का टर्म देखें तो वर्ड क्या आता है? इन्फर। इन्फर का मतलब पता लगाना। क्या पता लगाना है सर? एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास और उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे मुझे कोई स्टडी करना है, मुझे कोई आउटकम निकालना है, कोई कंक्लूजन पे जाना है। लेकिन मैं उस पूरे अमाउंट ऑफ डेटा को स्टडी नहीं कर सकता, तो उसके बारे में मुझे पता लगाना है। वो कैसे पता लगाएंगे? यूजिंग सैम्पलिंग। हम पॉपुलेशन यानी एक कंप्लीट अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ सैंपल्स ड्रॉ करेंगे और उन सैंपल्स के बेसिस पे उस कंप्लीट अमाउंट ऑफ डेटा का कंक्लूजन निकाल के दे देंगे कि ऑल डेटा का ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बहुत चीज कहीं भी आपने कहीं बड़ी बड़ी मंडी देखी है, अभी वहां पे, या हम गेहूं खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? पूरा बोरी खोल के गेहूं चेक करते हैं? नहीं, उसमें एक डालते हैं, वो कुछ आप लोगों ने देखा होगा तो एक वो सरिया सा डालते हैं और उसमें से थोड़ा सा सैंपल निकालते हैं, उसको देख के बोलते हैं हाँ यार सही है, अच्छा लग रहा है, दे दे। ये क्या है? इट इज सैम्पलिंग। इट इज स्टैटिस्टिक्स वेयर वी आर इन्फरिंग conclusion about the whole data using some part of the data and studying some part of the data। उस पूरे डेटा को ना स्टडी करके, उसके एक पार्ट को स्टडी करके हम उस पूरे डेटा, उस पूरे यूनिवर्स या पूरे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन या इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं। दैट स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नोट करते हुए चलेंगे कुछ की पॉइंट्स, ताकि जब भी हम इसको रिवाइज करें तो उन की पॉइंट्स के बारे में हमें एटलीस्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमें डिटेल मिलता रहे। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इट अलाउ अस inferential statistics allow us to make predictions to make predictions from the data हम इसको बिल्कुल उसी तरह से पढ़ रहे हैं जैसे हमने सीए फाउंडेशन का स्टैट्स पढ़ा है। मतलब डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ऐसे कीवर्ड्स को हमें ध्यान रखना है, ऐसे की पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है जहां से हमारा मेन फोकस क्वेश्चन को क्रैक करना हो। ऑब्वियसली अभी ये पेपर डिस्क्रिप्टिव है 12th का, तो सीए फाउंडेशन का हमारा एमसीक्यू है, तो वहां पे हमें और ज्यादा डेप्थ में जाना होता है। फिर भी मैं कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट आपको डिक्टेट करता हुआ चलूंगा जिसे नोट करना जरूरी है। सेकंड पॉइंट लिखें, वी लर्न अबाउट पॉपुलेशन we learn about population that refers to we learn about population that refers to large group of objectives, large group of objects, large group of objects, large group of people, events, experiments, procedure, etc। मतलब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में एक वर्ड हम यूज करते हैं पॉपुलेशन। पहला वर्ड ही हमारे पास ये आता है कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंक्लूडिंग, वी आर गिविंग
और वी आर कैलकुलेटिंग और प्रिडिक्टिंग अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, किसके बारे में प्रिडिक्शन करना चाहते हो? तो पॉपुलेशन के बारे में हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, पॉपुलेशन के बारे में हम कोई आउटकम निकालना चाहते हैं, पॉपुलेशन के बारे में हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये पॉपुलेशन क्या है? तो पॉपुलेशन से हमारा नॉर्मली मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल्स। बट यहाँ पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ पर्संस नहीं है, यहाँ पॉपुलेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ डेटा, क्वांटम ऑफ डेटा। अब वो क्वांटम ऑफ डेटा पॉपुलेशन यानी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, वो इवेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन पे लोगों ने वोट दिया होगा, नंबर ऑफ पर्संस आर गिविंग वोट टू सम पार्टीज। मुझे ये आउटकम निकालना है, ये प्रिडिक्ट करना है कि सब लोगों ने मिलकर किस पार्टी को कितना वोट दिया है और किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स और द पीपल हु आर गिविंग द वोट्स आर पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन। मुझे यहाँ पे सपोज जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या जितने भी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में ये डेटा कलेक्ट करना है कि उनमें से कितने लोग सिर्फ स्कूल्स में पढ़ते हैं और कितने बच्चे ट्यूशंस ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल वो पॉपुलेशन हो गया। मुझे ये मालूम करना है कि जुलाई के मंथ में या जून के मंथ में ऑल ओवर इंडिया में कितनी रेन होती है। तो यहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट द कंट्री, ये पॉपुलेशन हो गया। मुझे ये मालूम करना है कि मेरी कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी हैं उनमें कितने एम्प्लॉयज किस कंट्री से आके काम कर रहे होते हैं आउट ऑफ द इंडिया। जैसे दुबई में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन कंपनीज में सारी कंट्रीज के लोग आते हैं, सारी कंट्रीज के एम्प्लॉयज होते हैं, तो वहां पे किस कंट्री के कितने लोग आके काम करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज इन द एम्प्लॉयज इन ऑल द कंपनीज पॉपुलेशन हो गया। तो पॉपुलेशन का मतलब वो हो गया है जो मेन ग्रुप ऑफ डेटा से आप सैंपल ड्रॉ करोगे, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट, एक्सपेरिमेंट्स, पीपल, एक्सेट्रा। पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिनिट पॉपुलेशन, इनफिनाइट पॉपुलेशन। फिनाइट पॉपुलेशन, इनफिनाइट पॉपुलेशन। फिनाइट, इनफिनाइट, फिनिट, इनफिनिट। दो तरह का पॉपुलेशन होता है। नाम से क्लियर है? नाम से क्लियर है? फिनिट पॉपुलेशन का मतलब काउंटेबल। इसमें नीचे एक वर्ड लिख दीजिए, सिर्फ काउंटेबल। सिर्फ एक वर्ड, फिनिट में मतलब काउंटेबल। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, ये काउंटेबल है। चाहे काउंट बहुत बड़ा हो लेकिन स्टिल काउंटेबल है, पॉपुलेशन काउंटेबल है। इनफिनिट में लिख लीजिए अनकाउंटेबल। इनफिनिट में अनकाउंटेबल। फिनिट काउंटेबल होती है, इनफिनिट अनकाउंटेबल होती है। जैसे बैक्टीरियाज इन अ पर्सन, काउंटेबल नहीं है। स्टार्स इन अ मिल्की वे, काउंटेबल नहीं है। तो ये इनफिनाइट पॉपुलेशन हो गया। यदि आप इनफिनाइट पॉपुलेशन के लिए भी सैंपलिंग कर सकते हैं, फिनिट पॉपुलेशन के लिए भी सैंपलिंग कर सकते हैं। अब बॉडी में कितने बैक्टीरियाज हैं उसे तो हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उनके बारे में ऑब्जर्वेशन के लिए हम ब्लड सैंपल निकालते हैं और उस ब्लड सैंपल में जो एक वाइल हमने फिल किया, उस वाइल की टेस्टिंग से हम पूरी बॉडी के बैक्टीरिया और वायरसेस की पूरी जानकारी दे देते हैं कि इतने होंगे और इतने खराब कर रहे होंगे बॉडी को। तो दो तरह का पॉपुलेशन हो गया, फिनिट एंड इनफिनिट। इट्स ऑल अबाउट पॉपुलेशन। सेकंड हेडिंग डालेंगे सैंपल। सिर्फ टर्मोलॉजी से कंफर्टेबल होना जरूरी है, ताकि हम मेन पार्ट पे आएंगे तब तक ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। टर्मोलॉजी से कंफर्टेबल होना जरूरी है। सैंपल, सैंपल का मतलब अ पार्ट ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ द होल पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में जो स्मॉल ग्रुप हमने ड्रॉ किया जिसके बेसिस पे हम उस पूरी पॉपुलेशन का प्रिडिक्शन कर सकेंगे, वो जो स्मॉल ग्रुप हमने उसमें से निकाला है, दैट स्मॉल ग्रुप इज नोन एज सैंपल। नोट कर लें एक लाइन में इसका मीनिंग। सैंपल का मतलब लिख लें स्मॉलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स, स्मॉलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स
of a population selected to represent the population. Smaller group of members of a population selected to represent the whole population. मतलब हमने थाउजेंड्स ऑफ लोगों के बीच में से या थाउजेंड्स ऑफ लोगों के बारे में कोई प्रिडिक्शन करना है, हम सारे थाउजेंड्स ऑफ पर्संस को जाके इंटरव्यू करके उनसे उनके व्यूज नहीं ले सकते, तो हमने उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया और फिर उन सेलेक्टेड लोगों को इंटरव्यू करके, उनको ऑब्जर्व करके, उनको एनालाइज करके, उनको स्टडी करके हमने उस पूरे ग्रुप के बारे में, उन थाउजेंड्स ऑफ लोगों के बारे में एक राय, एक प्रिडिक्शन डिस्क्लोज कर दिया या डिटरमाइन कर लिया। तो वो जो ग्रुप है वो ग्रुप कहलाएगा सैंपल, और वो सैंपल रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वापस वही एग्जांपल ले लेता हूं कि अभी स्टॉक मार्केट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? स्टॉक मार्केट कल इंक्रीज था या डिक्रीज? सर हम स्टॉक मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज आर लिस्टेड, उन सारी कंपनीज की शेयर प्राइसेस को मैं चेक नहीं कर सकता कि किसकी इंक्रीज हुई है और किसकी डिक्रीज। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पूरे थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज के सैंपल, उसमें से कुछ कंपनीज को सेलेक्ट कर लिया जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं उन सारी थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज को। दैट सिलेक्शन में बी बेस्ड ऑन सम आइडियाज और सम कैलकुलेशन और सम प्रोसीजर, लेकिन मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने 50 कंपनी सेलेक्ट किया और उसका एक इंडेक्स बना दिया, नाम दे दिया निफ्टी। एंड मैं सिर्फ उस निफ्टी को देख के ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। मैं 100 कंपनीज को सिलेक्ट करके मैंने एक अलग ग्रुप बना दिया जिसका नाम दे दिया सेंसेक्स। अब उस सेंसेक्स को देख के मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि मार्केट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सैम्पलिंग है कि आप पूरे कंपनी, सारे कंपनीज के डेटा के बेसिस सारी कंपनीज की इंक्रीज और डिक्रीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उनकी रिप्रेजेंटेटिव कुछ कंपनीज को हमने एक सैंपल ग्रुप में रखा और उस सैंपल ग्रुप को स्टडी करके हमने आंसर कर दिया, हाँ 50 कंपनीज की प्राइसेस मैं देख सकता हूं, मैंने चेक किया इंक्रीज हो रही है, हाँ सर मार्केट इज इंक्रीजिंग, होल मार्केट इज इंक्रीजिंग, एक्चुअली नॉट, बट वी कांट स्टडी पॉपुलेशन, तो हमने पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव को स्टडी करके उसके बारे में प्रेडिक्शन कर दी। दैट इज नोन एज सैंपल। टाइप ऑफ सैंपल, सैंपल के दो पार्ट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, सिर्फ टर्म लिख के चलेंगे और कुछ भी नहीं। थ्योरी में स्टैट्स पढ़ते हुए वैसे भी थ्योरी से डर लगता है कि स्टैट्स की थ्योरी थोड़ी अजीबोगरीब होती है, लेकिन ऐसा लगा नहीं है पिछले 15 दिन में। कुछ चीजें सिर्फ मगअप करने के लिए है, याद कर लीजिए, कुछ चीजें समझने के लिए, उसे मैं समझा ही रहा हूं। तो टू टाइप ऑफ सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के नीचे एरो करके लिख लीजिए रैंडम सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के नीचे एरो करके लिख लीजिए रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग, और इस रैंडम सैंपलिंग के अंदर कुछ मेनली कुछ टाइप्स होते हैं, मैं उन टाइप्स के बारे में बता रहा हूं, नाम नाम नोट करेंगे, बाकी दिमाग नहीं लगाएंगे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग के अंदर फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर फर्स्ट सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब सिंपली रैंडमली सेलेक्ट करना। कैसे? मुझे एक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स की ईटिंग हैबिट पता करनी है। देयर आर सपोज 1000 स्टूडेंट्स आर देयर, तो मैंने ईटिंग हैबिट पता करनी है, तो मुझे 1000 स्टूडेंट्स को मैं स्टडी नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूं कि उसमें से 50 स्टूडेंट्स को निकालूं, उनका सैंपल लूं और उनको स्टडी करके मैं उन 1000 के बारे में प्रिडिक्शन कर दूं। लेकिन 50 स्टूडेंट्स कौन से? तो आई विल सेलेक्ट रैंडमली, रैंडमली 50 स्टूडेंट्स। हाउ रैंडमली? सिंपल रैंडमली। सिंपली रैंडमली कैसे? मैंने उन 1000 स्टूडेंट्स को नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6, उन सबकी चिट बना दी, 1 2 3 4 चिट को डाल दिया एक बॉक्स में और उस बॉक्स में से 50 चिट्स निकाल लिए, रैंडम सैंपलिंग, विदाउट विदाउट कंसीडरिंग एनी ऑफ द फीचर, रैंडम सैंपलिंग, ये कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। नंबर 2,
सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नंबर 2 सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, नाम समझिएगा और नाम का मतलब समझिएगा, ताकि थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे लेके जाने से पहले आपको थोड़ा सा इस एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल कर रहा हूँ कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वरना बाद में जाके जब हम सैंपल पॉपुलेशन मीन और ये सब बातें करेंगे तो हवा लगेगा। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए और इस जोन में आ जाए कि हाँ हम इन्फ्रेंशियल स्टैट्स पढ़ रहे हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बाद सेकेंड सैम्पलिंग हमने लिखा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। व्हाट इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग? ये रैंडम सैम्पलिंग का ही भाई है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिकली कर दिया हमने। सिस्टमेटिकली कैसे कर दिया? वही 1000 स्टूडेंट्स, उन्हीं को एक एक नंबर मैंने दिया है 1 2 3 4 5 अप टू 1000, और उसमें से 50 सैंपल्स ड्रॉ करने हैं। लेकिन मैं ये 50 सैंपल्स कैसे ड्रॉ करूंगा? मैं ये 50 सैंपल्स ड्रॉ कर रहा हूं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। लाइक आई विल सेलेक्ट 6th पर्सन, देन आई विल सेलेक्ट 56th पर्सन, देन आई विल सेलेक्ट 106th पर्सन। यानी हर सैंपल जो उठा रहा हूं सैंपल के बीच में गैप सेम रख रहा हूं। तो यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो कर लिया, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं डाला आपने इसके अंदर कोई। इसमें आपने क्या किया है, एक ऑर्डर मेंटेन कर लिया है कि हर पांचवा आदमी मेरा सैंपल होगा। एक तो ये होता है कि जैसे मुझे इलेक्शन में या रोड पे चलते हुए मुझे लोगों के बारे में जानकारी लेनी है, कोई सर्वे कर रहा हूं मैं। अब एक तो सर्वे करने का तरीका है कि मैं एक जगह खड़ा हो गया, पब्लिक आ रही है, मैं किसी को भी रैंडमली पकड़ रहा हूँ और उससे पूछ रहा हूँ, रैंडमली पकड़ रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, 50 लोगों को मुझे पूछना है, तो रैंडमली किसी को भी रोक रहा हूँ और उससे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये हो गया सैम्पलिंग, सिंपल सैम्पलिंग। एक मैंने एक प्रोसीजर बनाया कि 4 लोगों को जाने दूंगा, जो 5th होगा उससे रोकूंगा, 5th से पूछा, फिर 4 लोगों को जाने देगा, फिर 5th होगा उससे पूछूंगा। तो ये हो गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है। थर्ड नंबर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, STRATIFIED, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां हम स्टैट्रा बना रहे हैं, यानी यू कैन से सब ग्रुप्स बना रहे हैं, और सब ग्रुप्स बना के सैम्पलिंग कर रहे हैं। अगेन वापस स्टूडेंट्स पे आता हूं, वही 1000 स्टूडेंट्स का ईटिंग हैबिट पता करना था, बट दैट ईटिंग हैबिट समहाउ डिपेंड ऑन द जेंडर। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि समहाउ ईटिंग हैबिट डिपेंड ऑन द जेंडर। तो आउट ऑफ द 1000 मुझे 50 का सैंपल लेना है, लेकिन मैंने क्या किया, उन 1000 को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मेल एंड फीमेल, और फिर मेल से 25 उठाया और फीमेल से 25 उठाया। तो ये हो गया स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जहां आप टोटल पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में बांट देते हो और फिर हर ग्रुप में से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स चूज करके एज सैंपल और फिर उनको स्टडी करते हो। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है। अभी मेल और फीमेल का एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन आ गया आपके सैंपल के अंदर, तो सैंपल की रिलायबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। हाँ यार, वी कैन रिलाई ऑन सैंपल। तो ऐसे ही बहुत तरह से कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने जो बताया कि पब्लिक से मैं पूछ रहा हूँ, मैं इलेक्शन का रिजल्ट जानना चाहता हूँ, किसने किसको वोट दिया, कौन किस पार्टी की तरफ जाता है, तो मैं एक तो रैंडमली सारे लोगों से, सब लोगों में से कुछ सेलेक्टिवली नंबर से पूछ रहा हूँ, या फिर मैंने डिसाइड किया नहीं यार, एज 60 से ऊपर जो बुजुर्ग निकलेंगे उनमें से 5 लोगों को पूछूंगा, जो यंग होंगे 18 से 25 5 लोग वहां से चूज करके लाऊंगा। तो यहाँ पे सैंपलिंग में मैंने क्या किया, ग्रुप्स बना दिए और ग्रुप्स में से सैंपल ड्रॉ कर रहा हूं, तो समय थोड़ा और रिलायबल रिजल्ट सामने आएगा। इट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। गॉट इट? नेक्स्ट वन, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग, अब क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, यहां पे भी ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन यहाँ ग्रुप क्लस्टर की फॉर्म में बना रहे हैं। सब ग्रुप और क्लस्टर में डिफरेंस क्या है? सब ग्रुप होता है जिसके हर सब ग्रुप की एक अलग आइडेंटिटी होती है, और क्लस्टर का मतलब सब ग्रुप्स होते हैं जिन्हें सारे सब ग्रुप की सेम आइडेंटिटी होती है, तो वो क्लस्टर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उस कंपनी के एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी पे मुझे कोई स्टडी करनी है, और उस कंपनी के नियर अबाउट 30 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं 30 ब्रांचेस के सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट डाल दूं और उसमें से एक एक सैंपल उठा लूं, इसमें से सैंपल ले लूं। तो मैंने क्या किया, पहले उन 30 ब्रांचेस को क्लस्टर में डिवाइड कर दिया, यानी पहले ब्रांचेस सेलेक्ट की, एट रैंडम मैंने 10 ब्रांचेस सेलेक्ट कर ली, और 10 ब्रांचेस सेलेक्ट करने के बाद अब 10 की 10 ब्रांचेस क्या हैं,
सिमिलर हैं, सब सिमिलर हैं, सारे एम्प्लॉय सिमिलर हैं, और फिर उनमें से सैंपल निकाला। अब 10 branches are representing 30 branches and the number of employees selected from 10 branches are representing total number of employee of the company. So it is, this type of sampling is known as cluster sampling. ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। नाम थोड़ा सा याद रख लेना, वैसे थ्योरी क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा आइडिया रहेगा कि पढ़ा है तो कुछ ध्यान रहे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सेकेंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कुछ प्रोसीजर मेथड हम यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। बहुत इजी नेम है, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब हम जो सैंपल ले रहे हैं ना, वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कैसे? यार मुझे स्कूल में जैसे असाइनमेंट मिलता है ना, आपको ध्यान है, आपको प्रोजेक्ट बनाने को बोलते हैं और कुछ बोलते हैं फॉर्म फिल करवा के लाओ, सैम्पलिंग करके आओ, सर्वे करके आओ, और कन्वीनियंटली आप क्या करते हो? कन्वीनियंटली आप ट्यूशन पे आते हो, सेंटर पे 20 स्टूडेंट साथ में अलग अलग स्कूल्स के, या हम मिल जाते हैं, बोले सर प्लीज फॉर्म भर दो, और सबसे फॉर्म भरा लिया, होगी सैम्पलिंग। दैट इज नोन एज कन्वीनियंट सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंटली जो मिला नियर बाय, उससे हमने डेटा कलेक्ट कर लिया और उसको सैंपल बना लिया, और उसके ऑब्जर्वेशन पे हमने पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ये कन्वीनियंट, और सबसे ज्यादा रिस्की यही चीज होती है जब आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग पे चले जाते हो। जैसे मुझे ये मालूम करना है कि सीएस जो नए मार्केट में आ रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, उनकी यंग चार्टेड अकाउंटेंट की ऑन एन एवरेज सैलरी कितनी है। मुझे ये मालूम करना था कि ऑन एन एवरेज किस सैलरी, किस पैकेज पे वो अपॉइंट हो पा रहे हैं। मैं 10 सीएस को जानता हूँ, मैंने फोन उठाया, उन 10 सीएस को कॉल कर लिया और पूछ लिया भाई तेरा सैलरी क्या लगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स नए नए सीए बने, मैंने उन सबको कॉल करके बोला तुम्हारा क्या सैलरी लगा तुम्हारा, और मैंने उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। बट इट इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग। आपने रिप्रेजेंटेटिव डेटा कलेक्ट नहीं किया, आपने ऐसा सैंपल उठाया जो कन्वीनियंटली आपको अवेलेबल हो गया। क्या उसके बेसिस पे आप पूरे इंडिया के सीएस के बारे में कंक्लूड कर सकते हो? नहीं। उसके लिए आपको सैंपल डाइवर्सिफाई करना होना चाहिए था, कि कुछ साउथ से लेते, कुछ नॉर्थ से लेते, कुछ एमपी से सीएस लेते, तब पता चलता ना। कन्वीनियंट सैम्पलिंग के बाद नेक्स्ट इज वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, वॉलंटरी वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। व्हाट इज वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग? ये उल्टा हो गया। हम पकड़ पकड़ के नहीं पूछ रहे हैं, हमने वॉलंटरी एक अनाउंसमेंट दे दिया, यार भाई मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, जो जो मिलने वाले हैं आ जाओ, बता दो क्या कहना चाहते हो। तो जो वॉलंटरी आके आपको डेटा डिलीवर कर रहा है, जो वॉलंटरी आके आपको इंटरव्यू दे रहा है, जो वॉलंटरी आके आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज वॉलंटरी सैम्पलिंग। हो गया हमारा 20 नाम पूरा, ठीक है भाई, हो गया काम मेरा। 20 लोग आ गए, 20 लोग आके इंफॉर्मेशन दे गए, ये वॉलंटरी सैम्पलिंग। वॉलंटरी सैम्पलिंग कहाँ काम में आती है? जैसे कैसे होती है, आप यूँ देख सकते हैं, मैंने एक इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे एक क्वेश्चनर पोस्ट कर दिया और बोला यार इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, आप फिल कर दो। तो वॉलंटरी जिन जिन लोगों ने वो फिल किया, हमने वो डेटा उठा लिया और उसके बेसिस पे कर दिया कंक्लूजन पूरी पॉपुलेशन के बारे में। बट इट इज वॉलंटरी सैम्पलिंग। जिनकी इच्छा थी उन्होंने ही तो किया, नाम दे दिया वॉलंटरी सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग, नेक्स्ट इज जजमेंट सैम्पलिंग। The third one is judgment sampling. What is judgment sampling? Sampling that is based on the judgment of the specified person is judgment sampling. मतलब नॉर्मली रियलिटी शोज देखा होगा, रियलिटी शोज में कौन सा कैंडिडेट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कैंडिडेट नहीं परफॉर्म कर रहा है, ये किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है? ऑन द जजमेंट ऑफ सम जजेस हु आर सिटिंग देयर। तो क्या उनका आउटकम या उनका व्यू क्या पूरे इंडिया का व्यू हो सकता है? क्या हर एक्सपर्ट का व्यू हो सकता है? भाई किसी ने आके डांस परफॉर्म किया, अब उसका डांस अच्छा है या नहीं है, कौन बताएगा? एक्सपर्ट्स। कौन से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं? सर 3 जज बैठे हैं, उन 3 जजेस ने कंक्लूड कर दिया कि इसका डांस अच्छा नहीं है। लेकिन इंडिया में 2000 जजेस हो सकते हैं, 2000, 10,000, 20,000 एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। क्या उन एक्सपर्ट्स की व्यूज ली हमने? नहीं, हमने सिर्फ कुछ लोगों के जजमेंट पे उस पर्टिकुलर पर्सन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर दिया, कंक्लूड कर दिया। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज नोन जजमेंट सैम्पलिंग। मतलब जहां आपने किसी एक जज या उसके जजमेंट पे पूरे लॉबी का डिसीजन कंसीडर कर लिया।
इंडस्ट्री में जा रहे हो, किसी के पास कोई स्ट्रगलर आता है, किसी के पास मूवी के लिए जाता है, वो उसका क्या लेता है, ऑडिशन लेता है। ऑडिशन ऑडिशन लिया, उस ऑडिशन में उसको फेल कर दिया, जजमेंट निकल गया यार ये तो ऑडिशन में फेल हो गया है। अरे एक ने लिया था ना, सबने लिया क्या, या कुछ और लोगों ने लिया क्या? नहीं, एक ही के जजमेंट पे आप कंक्लूड कर रहे हो, दैट इज जजमेंट सैंपलिंग। एंड लास्ट वन, स्नोबॉल सैंपलिंग। खत्म करते हैं इस पार्ट को। स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल, SNOWBALL, डबल ऑल नहीं, डबल एल, स्नोबॉल सैंपलिंग। और ये स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल देखा है कभी? मूवीज में ही देखा होगा। छोटा सा रोल होता 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 होता, जब वो जो स्नो पे बॉल रोल होती है तो कितनी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो स्नोस पे चढ़ती जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। हम ऐसा ही सैंपलिंग का बात कर रहे हैं। मतलब वी विल स्टार्ट सैंपलिंग फ्रॉम वन पर्सन, and that person will provide you sources of some other person, then some other person will provide sources of some other person, और आपका सैंपल साइज बड़ा होता हुआ जा रहा है। दैट इज स्नोबॉल सैंपलिंग। जैसे मुझे कोई रोड पे चलता हुआ वो मिला, बच्चे भीख मांग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो एक रोड पे चलता हुआ एक बच्चा भीख मांगता हुआ मिला, मैंने उसको पकड़ा, उसको पूछा, मैंने क्या क्या कर रहा है, चाइल्ड लेबर समझ समझ लो या चाइल्ड अब्यूजिंग समझ लो। उस बच्चे का एक सैंपल आया, उसने मुझे दो नाम और बताए कि मेरे दो दोस्त और आए हैं, वो भी अब्यूज्ड है। फिर मैं उनसे मिला, उन्होंने बताया हमारे चार दोस्त और हैं। फिर मैं उनसे मिला, धीरे धीरे सैंपल साइज बड़ा होता हुआ जा रहा है। दैट इज नोन एज स्नोबॉल सैंपलिंग। फिनिश। ये टाइप ऑफ सैंपल्स थे। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे, बात करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग डालेंगे, पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर में लिखें मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, यहां से हर चीज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए काम में आएगी। मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, measurable characteristics of a population। measurable characteristics of a population, पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए जिन टर्मोलॉजीज की, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूज करते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पैरामीटर बोलते हैं। स्टैट्स, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल। और वहीं सैंपल को मेजर करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज की जाती हैं उन्हें स्टैटिस्टिक बोलते हैं। सैंपल निकालेंगे, सैंपल को मेजर करेंगे, सैंपल से जो आउटकम आएगा, सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर देंगे और कंक्लूड कर देंगे और डिसाइड कर देंगे। स्टडी किसकी होगी? सैंपल की। सैंपल की स्टडी करने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सैंपल की को स्टडी करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज कर रहे हैं उन्हें हम बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल, वी विल कंक्लूड आउटकम ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन का आउटकम भी किस फॉर्म में निकलेगा? पैरामीटर्स, कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्म में, जिन्हें बोलेंगे हम पैरामीटर। तो मेनली तीन पैरामीटर या तीन स्टैटिक हम यूज करते हैं। फर्स्ट, इसके अंदर पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन जिसे रिप्रेजेंट किया, जिसे हम शो करते हैं म्यू से, पॉपुलेशन मीन। और इधर होगा सैंपल मीन, एक्स बार। We will find the sample mean, and on the basis of the sample mean we will conclude the outcome of population mean। क्योंकि पॉपुलेशन का मीन निकालना तो पॉसिबल नहीं है, पॉपुलेशन का डेटा कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, पॉपुलेशन का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगी, डेटा बहुत बड़ा है। तो हमने उसके सैंपल को स्टडी किया और सैंपल का मीन निकाला, और सैंपल मीन विल बी रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन मीन। सेकेंड,
पॉपुलेशन वेरियांस, पॉपुलेशन वेरियांस, वेरियांस को आपको पता ही है कैसे शो करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर से। पॉपुलेशन वेरियांस जिसे हम शो करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर से, और सैंपल वेरियांस, सैंपल वेरियांस, सैंपल वेरियांस को हम शो करेंगे एस स्क्वायर से। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस से डिनोट होता है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट होता है। सैंपल का वेरियांस एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन का वेरियांस सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो यदि स्टैंडर्ड यहाँ हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था डिस्पर्जन में, तो वहां स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब सिग्मा ही होता था, लेकिन यहाँ पे दो स्टैंडर्ड डेविएशन है। यदि आपने पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है तो वो सिग्मा है, लेकिन सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है तो वो एस है। एंड लास्ट वन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मैंने बोल दिया और लिख भी दिया। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम यूज करेंगे। तो इसके नीचे नोट डाल दीजिए जिससे क्लियर हो जाए। नोट, वी यूज सैंपल टू एस्टिमेट the corresponding, we use sample to estimate the corresponding population parameter. तो फाइनली क्या चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए, कैलकुलेशन किसकी होगी, सैंपल की, और कंक्लूजन किसका निकलेगा, पॉपुलेशन का। We can't study population, we can't calculate data of population, so we are calculating samples, and on the basis of sample we are concluding population. अब यहाँ कुछ पार्ट है, 3 पार्ट में आपका ये पूरा चैप्टर है। पहले पार्ट में हम सैंपल एस्टिमेशन करेंगे और उसके बेसिस पे पॉपुलेशन का कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। सेकंड पे जब आप एक सैंपल को स्टडी करते हो और उसके बेसिस पे पॉपुलेशन का कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हो यूजिंग अ सिंगल डेटा, तो वो डेटा रिलायबल है या नहीं, कम है रिलायबल। जैसे मैंने 10,000 लोगों में से 50 लोगों का सैंपल निकाला ईटिंग हैबिट चेक करने के लिए, पता चला उन 50 में से दिन में 2 बार खाने वालों का ऑन एन एवरेज नंबर्स आ रहा है 50%। 50% लोग दिन में 2 बार खाते हैं, तो मैंने कंक्लूड कर दिया कि 10,000 लोग, जिस पॉपुलेशन से मैंने सैंपल लिया, उन 10,000 लोगों का ईटिंग हैबिट है 50% पीपल ईट्स 2 टाइम्स इन अ डे। सिंगल डेटा, अ सिंगल डेटा कैलकुलेटेड आउट ऑफ सैंपल रिप्रेजेंटिंग होल पॉपुलेशन। तो क्या ये करेक्ट होगा? नो सर, 100 इतना इतना एक्यूरेसी से कैसे आप पूरे पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेशन दे सकते हो, ये तो सिर्फ 50 लोगों का आउटकम है। तो चलो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और रिलायबल बनाते हैं। रिलायबल कैसे बनाते हैं, हम रेंज दे देते हैं, रादर देन गिविंग अ सिंगल डेटा हम रेंज दे देते हैं। रेंज मतलब सर 40 से 60% लोग आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ईट्स 2 टाइम इन अ डे। नाउ ओके, हाँ समाओ ओके, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बनती है। मीन आया 50%, मीन क्या आया 50% मीन आया, मैंने मीन के आसपास का एक रेंज बना दिया और अपना रिजल्ट रेंज में दे दिया। जैसे मैं आपको बोलूं कि यार चेक करके आओ, या आपको ये चेक करना है कि जितने स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं वो बुक नहीं खरीदते हैं या बोरो करके लाते हैं। अब 1000 स्टूडेंट है स्कूल के अंदर, अब आप 1000 से जाके तो पूछने वाले नहीं है। आपने उठाया सैंपल, सैंपल आपने कैसे भी उठाया, मैं मेथड की बात नहीं कर रहा, आपने कन्वीनियंट सैंपल लिया या प्रोबेबल सैंपल लिया, रैंडम सैंपलिंग क्या नहीं मालूम, आपने 100 बच्चों से मालूम कर लिया और मुझे आके बोल दिया कि सर 100 बच्चों में आपको पता चला उसका 100 स्टूडेंट जिनका सैंपल लिया उसका मीन यानी एक्स बार आ रहा है आपका, मान लीजिए 30। अब एक्स बार 30 आ रहा है, आपने आके मुझे बोल दिया कि सर 30% स्टूडेंट्स या नियर अबाउट पूरी 1000 स्टूडेंट्स में से 300 स्टूडेंट बुक नहीं खरीदते हैं, बाकी बोरो करते हैं।
आपने कहा यार इतना एक्यूरेसी, तुम्हें पता है 300 एग्जैक्टली, बट दैट एग्जैक्टली इज नॉट रिलायबल ना। तो सेफर साइड पे आप मुझे आके बोलते हो कि सर 250 से 350 स्टूडेंट के बीच के अंदर नई बुक खरीदते हैं, बाकी बोरो करते हैं, अब ये मोर रिलायबल हो गया। तो आपने इसमें क्या किया है, इसमें मार्जिन ऑफ एरर डाल दिया कि सर मैंने कैलकुलेट किया 300, लेकिन मेरा जो कैलकुलेटेड 300 का फिगर है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, उसमें एरर हो सकता है, प्लस माइनस। आप इसमें 50 प्लस 50 माइनस कर लो। आप जब भी एस्टिमेशन देखते हो ना, एस्टिमेशन हमेशा रेंज में आता है, जैसे वोटिंग परसेंटेज भी आती है ना कि इतने सीटें मिलेंगी बीजेपी को, इतनी सीट्स मिलेंगी, एग्जिट पोल आ गया, कितनी सीट बोलते हैं कि सर आउट ऑफ 550, आउट ऑफ 500 सपोज फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 500 300 सीट्स बीजेपी को मिलेगी, ऐसा कोई नहीं बोलता, वो बोलते हैं 290 से 320 के बीच में मिलेंगी। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग अ रेंज, दे आर गिविंग एन इंटरवल, ताकि मीन उसने कैलकुलेट किया होगा ऑब्वियसली सैंपल निकाल के, सैंपल का मीन, लेकिन सैंपल मीन के अंदर उसने जो एरर मार्जिन है वो एरर मार्जिन प्लस माइनस कर दिया होगा, तो उससे वो मीन किस में कन्वर्ट हो गया, रेंज में, इंटरवल में कन्वर्ट हो गया। दो तरह की कैलकुलेशन समझ में आ गई। थर्ड, सर फिर भी ये जो आउटकम आप निकाल के लाए, ये आउटकम कितना रिलायबल है, ये आउटकम कितना रिलायबल है, इसमें हम किस लेवल तक जाके रिलाई कर सकते हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हो कि ये आउटकम रिलायबल है, या किस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हो कि आउटकम बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। तो हम उस पर करेंगे टेस्टिंग, और टेस्ट करने के लिए हम कुछ कुछ हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे, अजम्पशंस। पहली अजम्पशंस हम ये ड्रॉ करके चलेंगे कि जो हमने आउटकम दिया है वो रिलायबल है, या जो भी अजम्पशन हमने निकाली, अब उस अजम्पशन पे हम उस हाइपोथेसिस पे कुछ टेस्टिंग डालेंगे, और टेस्टिंग डाल के उस टेस्टिंग पे कॉन्फिडेंस लेवल लगाएंगे। 95% एक्यूरेसी चाहिए मुझे, तो मैं 95% एक्यूरेसी के लिए उस आउटकम को टेस्ट करूंगा, और टेस्ट करके उस अजम्पशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करूंगा कि आउट आफ्टर टेस्टिंग the outcome of the data collected from the population in form of a sample that representing whole population, I draw some assumption and then I test that particular assumption using some parameters, जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था 95% पे मुझे आंसर करना है, और उस आंसर में, उस टेस्टिंग में ये अजम्पशन फॉल्स है, या 90% पे आंसर करना है, या 99% लेवल पे जाके मुझे एक्यूरेसी चाहिए। कितने परसेंट की एक्यूरेसी आपको चाहिए, उन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे जिसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में 3 प्रैक्टिकल पोर्शन बनते हैं आपके पास। फर्स्ट प्रैक्टिकल पोर्शन पे चल रहे हैं, एंड फर्स्ट प्रैक्टिकल पोर्शन इज, लिखेंगे स्टैटिकल इन्फ्रेंस, स्टैटिकल इन्फ्रेंस, स्टैटिक statistical inference। The first statistical inference is point estimation। Point estimation, what is point estimation? जैसे मैंने फर्स्ट वाली बात बोली, एक्यूरेट डेटा कैलकुलेट करके दे रहे हैं, इट इज द रिजल्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ सैंपल रिप्रेजेंटिंग रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन, दैट्स ऑल, फिनिश। तो एक सिंगल पॉइंट जब आप कैलकुलेट करके दे रहे हो वो कहलाता है पॉइंट एस्टिमेशन मेथड। पॉइंट एस्टिमेशन में हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट एस्टिमेशन में हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट सैंपल मीन। The first calculation will be of sample mean known as x bar। The formula is, बचपन से कर रहे हैं, summation x upon n। सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे सैंपल प्रपोर्शन। सैंपल प्रपोर्शन जिसे हम डिनोट करते हैं p बार से, फॉर्मूला इज x अपॉन n। एंड थर्ड हम कैलकुलेट करेंगे सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे प्रेजेंट करेंगे हम s से, एंड द फॉर्मूला इज समीशन
एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और ये इसके बारे में सबको पता है। n इज सैंपल साइज, n represents sample size यानी number of objects in a sample, n represents sample size यानी number of objects in a sample। बाकी सारी डेटा आपको पता ही है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको पता ही है। ये फर्स्ट, इस पे क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, 2 मार्क्स इस पोर्शन पे, सिर्फ सैंपल एस्टिमेशन पे, पॉइंट एस्टिमेशन पे। इसमें से जो सैंपल मीन आएगा दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, इसमें जो सैंपल प्रोपोर्शन आएगा दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, इसमें जो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमें पॉपुलेशन का अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सैंपल कैलकुलेटेड किया, सैंपल का डेटा कैलकुलेट किया और सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर दिया। इज इट गुड? फाइन, एक एग्जांपल लिख लें फटाफट से इसमें। रैंडम सैंपल्स हमने ड्रॉ किए हैं, 5, 8, 10, 7, 10, 14। इसका निकालना है पॉइंट एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। वैसे मैं टाइम पास ही कर रहा हूं यहाँ पे ये चीज कैलकुलेट करके, क्योंकि ये बहुत प्यार से बहुत बार बचपन में बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चलेगा। पॉइंट एस्टिमेट, व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो वर्ड वो पॉइंट एस्टिमेट वहां लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। पॉपुलेशन मीन निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं। अब पूछ क्या रहा है वो, पॉपुलेशन मीन। क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूजन वहीं से आता है। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन, सर ये तो पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट करने को बोल रहा है। हाँ, और हमने पॉइंट एस्टिमेशन में क्या बात किया, द सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो आपको सैंपल मीन निकालना। द सैंपल प्रोपोर्शन इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, द सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो सिंपली सैंपल मीन निकाल दीजिए यहाँ पे, टोटल मारो सबका डिवाइडेड बाय 6, n इज 6, समीशन x 5, 8, 13, 13, 13, 7, 20, 30, 40, 40, 54, summation x is 54. So sample mean is 54 divided by 6, 9. It is point estimation of population mean. ये population mean है point estimation. Point estimation मतलब exactly एक point दे दिया है, single point without any range. इसी में second example, second question, इसी में second question, standard deviation. Point estimation of population standard deviation. Point estimation of population standard deviation. Formula is x minus x bar square divided by n minus 1. X minus x bar square. 5 minus 9, 8 minus 9, 10 minus 9, 7 minus 9, 10 minus 9, 14 minus 9 और सबका स्क्वायर। तो 5 minus 9 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 minus 9 1, 1 का स्क्वायर 1, थर्ड इज 10 minus 9 1, 1 का स्क्वायर 1, 7 minus 9 2, 2 का स्क्वायर 4, 10 minus 9 1, 1 का स्क्वायर 1 अगेन, एंड लास्ट 14, 14 minus 9 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय n कितना है 6, 6 minus 1, सॉल्व इट। ये हो गया 17, 18, 22, 23, 48, 48 डिवाइडेड बाय 5, 48 डिवाइडेड बाय 5 का रूट करना पड़ेगा ना बेटा, मार्क्स पूरे तभी मिलेंगे मेरे लाल, एक नंबर मिल जाएगा यहाँ तक का।
तो अगला एक नंबर तो आंसर का ही मिलेगा। इट इज 9.6 का रूट। ये कैसे निकालेंगे? यार देखो, अभी तो सैम्पलिंग में जो डेटा है ना, ये बहुत छोटा है अभी तो इस क्वेश्चन में। इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव आएंगे, सारे डेसिमल में आएंगे और 4433 डेसिमल तक आएंगे, क्योंकि जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे जाते हो और जेड वैल्यूज निकालते हो तो जेड वैल्यू सारी डेसिमल्स में आती है। उन सारी जेड वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन, अंडर रूट, ये सब कुछ यहाँ पे निकालने पड़े। तो कुछ नहीं कर सकता, कैलकुलेटर अलाउ है नहीं, तो यू हैव टू गिव द आंसर। मैं आंसर दे रहा हूँ आपको 3.1। शॉर्टकट बताया था यार, 9.6 है ना, 0.6 को हटाओ, अंडर रूट क्या आएगा? 3। 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग में 0.1 0.2, क्योंकि 0.6 है। 0.6 में 6 कर लो, 6 का रूट कितना होता है? नियर अबाउट 2। तो 3.2 कर दो आंसर, या 3.1 कर दो। अब उतना एक्यूरेसी से तो जा नहीं सकते, वो यहीं तक देखेगा कि आपकी कैलकुलेशन सही है, उसके बाद लास्ट पॉइंट नहीं भी देखे तो चलेगा। इसका तो कोई ट्रीटमेंट है भी नहीं। रूट निकालना तो आपको आता है, ये मेरा मैथ सिखाना मेरे वाला पार्ट नहीं है, अंडर रूट निकालना। 8th 9th क्लास में बचपन में आपने बहुत पढ़ा होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ और इस पॉइंट एस्टिमेशन को कंक्लूड कर रहा हूँ। सैंपल ऑफ 200 पर्सन्स, सैंपल ऑफ 200 persons for a survey। हमने कोई प्रोडक्ट का सर्वे किया या कोई भी हैबिट का कुछ भी सर्वे किया, 200 लोगों का सैंपल लिया, 200 लोगों से सर्वे किया। उस सर्वे में आपको 3 आउटकम मिल रहे हैं। कुछ ने यस बोला, कुछ ने नो बोला, और कुछ ने नो रिस्पॉन्स। मतलब आप माइक लेके खड़े और वो साइड में आपको हाथ हटा के निकल लिया। तो यहाँ पे यस का मतलब दे गिव द रिस्पॉन्स इन यस, नो का मतलब दे गिव द रिस्पॉन्स इन नो, एंड नो रिस्पॉन्स का मतलब उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ठीक है, इसमें जो यस में रिस्पॉन्स देने वाले थे वो थे 80, नो में रिस्पॉन्स देने वाले थे वो 100, इसका मतलब नो रिस्पॉन्स में आए 20। तो ये हमारे पास डेटा है। अब मैं आपसे यहाँ पूछूं और मैं मान लो मैं आपको ये डेटा ना भी दूं, इम्प्लाइड है ना? क्या आउट ऑफ 200 180 ने यस बोला, आउट ऑफ 200 100 ने नो बोला, बाकी 20 ने क्या किया? सर बाकी 20 ने कुछ नहीं बोला होगा, तो ये बाकी 20 कुछ भी नहीं बोला होगा। नाउ तो मुझे आंसर चाहिए। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द प्रपोर्शन, पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द प्रपोर्शन। Point estimation of the proportion in the population who respond no. Point estimation of the proportion in the population who respond no. Proportion निकालना है, proportion, point estimation of the proportion formula is x by n। मतलब कितने लोगों ने नो रिस्पॉन्ड किया? 100। कितने में से? 200 में से। तो पॉइंट एस्टिमेशन कितना आ गया? 0.5, यानी और 50% लोग नो में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपने 200 लोगों से सर्वे किया, उनमें 50% लोगों ने नो में रिस्पॉन्ड किया। आपने उन 200 लोगों के सैंपल के बेसिस पे उस सिटी के 2 लाख लोगों का पॉइंट एस्टिमेशन डिक्लेयर कर दिया कि 50% सेज नो। बात मैथमेटिकली समझ में आ रही है और लॉजिकली समझ में आ रही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ना, कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करेगा ना, तो आपका फॉर्मूला भी आपको सपोर्ट करेगा। तो 200 का सैंपल उठाया, 200 के सैंपल के बारे में हमने कुछ भी कोई भी क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन किया उनसे, मुझे सर्वे करना है कुछ भी कि कौन सा नेता पसंद है, मैंने कोई भी ले लिया, कोई भी, हाँ ये कर लेते हैं।
क्या आपको मेलों में आपको भीड़ में जाना पसंद है? बस ये सर्वे कर रहा हूँ क्योंकि इतने मेले और इतनी रैलियां सब निकलती है। आपको रैली में जाना पसंद है? ये सर्वे करना है मुझे कि अजमेर के 2 लाख लोगों में कितने लोग रैली में जाना पसंद नहीं करते या करते हैं। तो मैंने 200 लोगों का सैंपल लिया, पूछा क्या, नो नो नो, 100 लोगों ने नो बोला। 200 में से 100 लोगों ने नो बोला, मतलब 50% लोग रैली में जाना पसंद नहीं करते। पूरे अजमेर के लिए कंक्लूड कर दिया कि अजमेर के 50% लोग रैली में जाना पसंद नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल ड्रॉन ऑफ 200। हाउ दैट सैंपल वाज ड्रॉन उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अगेन। तो हमारा यहाँ पर्पस सैंपल कैसे लिया गया है उसकी एक्यूरेसी की बात नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ सैंपल के बेसिस पे कंक्लूड करने की बात है। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। यदि आप एमएल अग्रवाल में जाएंगे तो एमएल अग्रवाल से पढ़ रहे हैं तो एमएल अग्रवाल में एक्सरसाइज 10.1 पूरा का पूरा इसी पर्टिकुलर पॉइंट एस्टिमेशन पे बेस्ड है। वो पूरा एक्सरसाइज ओवर। सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चंस आपके इसके अंदर आते हैं, सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सैंपल proportion. On the basis of that we will answer about the population point estimation. Now I am holding for a while और मुझे आप लोग बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट पार्ट पे आऊंगा, इंटरवल एस्टिमेशन पे। तुम लोग हो गए, वहां भी तो हैं यार। गौरी, विधि, नम्रता, जूही, ऑल सेट। मतलब यदि मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत इजी सा पोर्शन लगा ना, किया ही क्या है हमने। और लास्ट टाइम भी अभी एक सैंपल पेपर देखा था, उसमें इस वाले पोर्शन पे 2 मार्क का क्वेश्चन था। इट्स वेरी इजी टिल नाउ। मैं 1 मिनट में आता हूँ, कंटिन्यू करेंगे। ओके okay. अच्छा, मैं एक चीज और, मैंने ये डिलीट क्यों किया था वो इसलिए बता रहा हूँ कि सपोज क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि कैलकुलेट पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन हु डजंट रिस्पॉन्ड। तो आप कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है वो एक हिडन वैल्यू है, बट दैट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड इजीली कि कितना सैंपल उठाया है, उसमें से जो रिस्पॉन्स वाला है वो माइनस करेंगे तो जो नो रिस्पॉन्स वाला है पता चल जाएगा। ऐसा कई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट पॉइंट एस्टिमेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटरवल एस्टिमेशन।
इंटरवल एस्टिमेशन, एक लाइन लिख लें बस इसमें पहले। वी फाइंड two number we find two numbers using sample statistic between which a population parameter between which a population parameter between which a population parameter lie। इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन। पॉइंट एस्टिमेशन में हम क्या कर रहे थे, सैंपल मीन से पॉपुलेशन मीन कंक्लूड कर रहे थे कि जो सैंपल मीन आया वही पॉपुलेशन मीन है। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने बोला कि यार सैंपल मीन रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन मीन थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो हमने पॉपुलेशन मीन को एक रेंज में डाल दिया। योर पॉपुलेशन मीन विल बी मोर देन ए बट लेस देन बी। So rather than giving a rigid answer or rather than giving a point estimated answer, the single estimated answer, we are giving a range, we are giving a, क्या बोलते हैं उसको, इंटरवल। इसको इंटरवल में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो म्यू होगा यानी पॉपुलेशन मीन होगा, पॉपुलेशन मीन प्लस माइनस मतलब दो रेंज के बीच में होगा, दो इंटरवल के बीच में होगा। से जैसे अभी हमारा नो का आंसर था 50%, तो यहाँ हो सकता है 45 to 55%। तो 45 ए 55 बी, म्यू उनके बीच में है। म्यू मैं आइडेंटिफाई करके नहीं दे रहा हूं, मैं म्यू नहीं बता रहा हूं, मैं पॉपुलेशन मीन नहीं बता रहा हूं, मैं पॉपुलेशन मीन का आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं पॉपुलेशन मीन के लिए एक इंटरवल दे रहा हूं। पॉपुलेशन मीन विल बी बिटवीन 45 to 55। तो ये कहलाता है इंटरवल एस्टिमेट। गॉट इट? चलिए, इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब समझ में आ गया। इसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल, सैंपल स्टैटिस्टिक्स और मार्जिन ऑफ एरर, तीन बेसिक कैलकुलेशंस की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले लिखें कॉन्फिडेंस इंटरवल। इट्स अ रेंज ऑफ वैल्यू, लिखेंगे इट्स अ रेंज ऑफ वैल्यू it's a range of values derived from sample statistic जो ऊपर हम इंटरवल एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, तो इंटरवल एस्टिमेशन जो हम निकाल रहे हैं ना, उसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। तो जस्ट इंटरवल एस्टिमेशन का नाम है कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब कॉन्फिडेंटली, हाउ मच कॉन्फिडेंटली वो भी देखेंगे। तो कॉन्फिडेंटली वी कैन से द पॉपुलेशन मीन विल बी बिटवीन टू रेंज और बिटवीन टू इंटरवल। इसमें तीन कैलकुलेशन होंगी। फर्स्ट कैलकुलेशन कॉन्फिडेंस लेवल, इसका फर्स्ट कैलकुलेशन होगा कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल में लिखें, confidence level describes confidence level describes the uncertainty of a
सैंपल मेथड। कॉन्फिडेंस लेवल क्या बता रहा है? अनसर्टेनिटी ऑफ द सैंपल मेथड। कि मैंने जो भी डेटा कैलकुलेट किया, सपोज मैंने सैंपल लिया, जैसे वापस वही ले रहा हूँ कि 200 लोगों को पकड़ा और उनसे पूछा रैली में जाना पसंद है, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, सैंपल आ गया। ये जो सैंपल से मैंने मीन निकाला, मीन कितना आ रहा था मेरा? 50। आर यू कॉन्फिडेंट द मीन इज 50? सैंपल मीन इज 50। आर यू कॉन्फिडेंट कि पॉपुलेशन मीन मीन विल बी 50? नहीं सर, पॉपुलेशन मीन, तो हाउ मच पॉपुलेशन मीन मे वेरी? सर पॉपुलेशन मीन मे वेरी बाय 5%। पॉपुलेशन मीन मे वेरी बाय 5%, मतलब सर जो सैंपल मीन आया है उससे 5% कम हो सकता है या 5% ज्यादा हो सकता है। तो वी कैन से द पॉपुलेशन मीन विल लाई बिटवीन 45 टू 55, बोल सकते हैं ना। सैंपल मीन इज 50, पॉपुलेशन मीन मे वेरी, सो पॉपुलेशन मीन के लिए मैंने रेंज दे दिया, इंटरवल दे दिया। कितना वेरी कर सकता है सर? +-5% वेरी कर सकता है। तो +-5% वेरी करने का मतलब इधर 45 और 55, यू कैन से इट विल बी बिटवीन 45 टू 55। हाँ सर। हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट योर सैम्पलिंग मेथड? तुमने ये जो सैंपल निकाला, सैंपल कलेक्ट किया, सैंपल का मीन निकाला और उस मीन में मार्जिन, मीन में रेंज देके अपने पॉपुलेशन मीन निकाला, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आपकी ये पूरी स्टडी किस लेवल पे कॉन्फिडेंट हो आप इस पूरी स्टडी के बारे में, कि आपका सैंपल साइज ठीक था, आपका सैंपल सिलेक्शन ठीक था, सैंपल का मेथड ठीक था? कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो, कितना सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हो, या यूं कहें कितनी अनसर्टेनिटी है उसके अंदर आपके सैंपल के आउटकम में, कितनी रिस्क है? अनसर्टेनिटी का मतलब रिस्क, कि आप आउटकम सही से नहीं बता रहे हो। तो आपका कॉन्फिडेंस कितना है उसके अंदर? कॉन्फिडेंस को हम या परसेंटेज में डिनोट करते हैं या कॉन्फिडेंस को हम डेसिमल में डिनोट करते हैं। ऑल ऑफ द बोथ आर द सेम थिंग। इफ आई से 0.9 आई एम कॉन्फिडेंट 0.9, या माई कॉन्फिडेंस लेवल इज 90%, व्हाट आई वांट कॉन्फिडेंस लेवल, कि किस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप ये बोल सकते हो कि योर कलेक्टेड सैंपल, द सैंपल मेथड, द प्रोसीजर, ऑल आर करेक्ट एंड रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन। तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल जज किया जाता है उसके बेसिस पे 90% नॉर्मली जो कॉन्फिडेंस लेवल लिए जाते हैं, 90% लिया जाता है, 95% लिया जाता है, या 99% लिया जाता है नॉर्मल कॉन्फिडेंस लेवल। तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है, 90% पे कंपैरेटिवली कम एक्यूरेसी होती है। उससे नीचे के कॉन्फिडेंस लेवल पे हम बात ही नहीं करते। मतलब 90% से कॉन्फिडेंट हो आप अपने डेटा में, तो फिर उस डेटा की रिलायबिलिटी क्या है? तो इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर पहली चीज हमें चेक करनी रहती है, वो हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो किसकी होती है? कॉन्फिडेंस लेवल की। और ये कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मली आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन आएगा। रिवर्स भी हो सकता है, आपको सारा आउटकम डेटा रेंज वेंज सब कुछ गिवन आ गया और आपको पूछा जाए कि किस कॉन्फिडेंस लेवल पे कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन की बात बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस लेवल। नेक्स्ट, सैंपल स्टैटिस्टिक, जिसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं, हम ऊपर बात कर चुके हैं सैंपल स्टैटिस्टिक के बारे में। सेकंड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है वो सैंपल स्टैटिस्टिक। एंड थर्ड वन इज मार्जिन ऑफ एरर, इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपकी, मार्जिन ऑफ एरर, क्योंकि वो जो इंटरवल डिसाइड होगा प्लस और माइनस, वो इस मार्जिन ऑफ एरर से डिसाइड होगा कि आपके कैलकुलेट डेटा के अंदर, आपके सैंपल स्टैटिक के अंदर कितनी एरर की पॉसिबिलिटी है, एरर का मार्जिन क्या है। तो सर मैंने जो सैंपल स्टैटिक कैलकुलेट किया उसमें +-5% मार्जिन ऑफ एरर है। ये इस तरह से रीड किया जाता है, इस तरह से बोला जाता है कि एरर कितनी है, मार्जिन, एरर का मार्जिन कितना दे रहे हो, कितना परसेंट गलती के चांसेस हैं, तो वो एरर मार्जिन देते हैं। अब गलती के चांसेस प्लस साइड पे भी होंगे और माइनस साइड पे भी होंगे, तो वो एरर मार्जिन दे दिया जाता है कि सर से 0.5 इज द, या 5% इज द मार्जिन, मार्जिन ऑफ एरर। 5% मार्जिन ऑफ एरर का मतलब कैलकुलेटेड डेटा में -5 भी हो सकता है और +5 भी।
तो वो जो 5 है ना, जिससे मैंने -5 और +5 करके रेंज निकाला या इंटरवल निकाला, दैट 5 इज नोन एज मार्जिन ऑफ एरर। और फिर जो -5 और +5 करके जो वैल्यूज निकाली, वो वैल्यूज क्या है? ए एंड बी, द इंटरवल, और म्यू उन दोनों इंटरवल के बीच में कहीं भी हो सकता है। हाइपोथेसिस मेन क्वेश्चन का एरिया होता है एग्जाम में आने के लिए, तो उसको समझने के लिए यहां से बेस बनाते हुए चल रहे हैं चीजों को समझने के लिए, कि फर्स्ट हम कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड करेंगे कि हम किस कॉन्फिडेंस पे बात करना चाह रहे हैं। सेकंड, हम सैंपल स्टैटिक कैलकुलेट कर लेंगे। और थर्ड, उस कैलकुलेटेड सैंपल स्टैटिक में कितनी एरर की पॉसिबिलिटी है वो एरर आइडेंटिफाई करेंगे, और उस एरर को एडजस्ट करके हम म्यू के लिए या पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए एक इंटरवल डिसाइड करेंगे। ये यहां पे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब थर्ड पार्ट में, उस इंटरवल के बाहर तो कहीं म्यू नहीं जा रहा। आपने तो म्यू का एक इंटरवल दे दिया, पहले में तो पॉइंट एस्टिमेशन दे दिया, जो तो समाव बिल्कुल भी लीस्ट रिलायबल है। फिर आपने एक इंटरवल दे दिया। अब जब इंटरवल आपने दिया तो आपने दो मेजर एरियाज को कवर कर लिया। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी उसमें डाल दिया, एक्यूरेसी परसेंटेज एक तरह से, और दूसरा आपने एक रेंज दे दिया। तो रिजिड नहीं है, लेकिन फिर भी म्यू उसी रेंज में होगा इसकी गारंटी है? नो। पॉपुलेशन मीन उसी रेंज में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन तो इतनी बड़ी है, उसको तो स्टडी में कर ही नहीं सकता, तो वेरिएशन आ सकते हैं। तो पॉपुलेशन मीन कहीं उस रेंज से बाहर या बड़ा या छोटा तो नहीं है, बी के बाहर या ए के नीचे तो नहीं जा रहा है, उसके लिए हम टेस्टिंग करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा वही लेवल होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यहां से आगे जाएंगे। मार्जिन ऑफ एरर लिखें, कॉन्फिडेंस इंटरवल, it is confidence interval, it is confidence interval, the range of value, the range of values above and below the sample statistic, क्या है मार्जिन ऑफ एरर? ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। जिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे आपने इंटरवल बनाया, ये वो इंटरवल है। ये क्या है सर? ये जो स्टैटिक हमने कैलकुलेट किए ना, उस स्टैटिक के बिलो और अबव की एक रेंज है। उस रेंज के अंदर हमारा म्यू है, और इस रेंज के अंदर जो वेरिएशन है उसे हम मार्जिन ऑफ एरर बोल रहे हैं। ऑल सेट? एस्टिमेशन पे चलते हैं, कैलकुलेशन पे चलते हैं। बात मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया है। क्या? वापस कंक्लूड कर रहा हूं अभी तक का सारा। सबसे पहले आपने पॉइंट एस्टिमेशन किया, पॉइंट एस्टिमेशन से आपने एक मीन निकाला। किसका मीन निकाला? सैंपल का मीन निकाला। एंड उस सैंपल मीन को आपने क्या अज्यूम किया? पॉपुलेशन मीन अज्यूम किया। दैट इज पॉइंट एस्टिमेशन। बट जैसे हम एस्टिमेशन पे आए तो हमने बोला कि सर दिस पॉइंट एस्टिमेशन इज नॉट दैट मच रिलायबल, कि आप 200 लोगों का मीन निकाल के उसे तो 2000 लोगों पे अप्लाई कर रहे हो। तो सर इस मीन में कुछ प्लस या माइनस होने की पॉसिबिलिटी है, या तो ये पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच में वेरिएशन की पॉसिबिलिटी है। कितना वेरिएशन? सर कुछ प्लस या कुछ माइनस। वो प्लस माइनस क्या? उस प्लस माइनस को हमने नाम दिया क्या? उस प्लस माइनस को हमने क्या नाम दिया? मार्जिन ऑफ एरर। वेरी गुड, ये पॉइंट, ये क्लियरिटी चाहिए। उस प्लस माइनस को हमने नाम दिया मार्जिन ऑफ एरर। उस प्लस माइनस को करने के बाद पॉपुलेशन मीन के लिए आपको क्या मिलेगी? एक रेंज। सैंपल मीन में प्लस माइनस करने के बाद, सैंपल मीन में क्या प्लस माइनस कर रहे हो? मार्जिन ऑफ एरर। उससे आपको क्या मिलेगा? आपका पॉपुलेशन मीन, बट एग्जैक्ट पॉपुलेशन मीन नहीं। पॉपुलेशन मीन के लिए एक रेंज बिटवीन ए एंड बी, दैट वी हैव टू डू। और उस रेंज को कैलकुलेट करने के लिए, उस मार्जिन ऑफ एरर को कैलकुलेट करने के लिए मुझे चेक करना है अपना कॉन्फिडेंस लेवल। तो मार्जिन ऑफ एरर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने सैंपल साइज पे, अपने सैंपल मेथड पे। यदि आप 90% या 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे चेक कर रहे हो तो मार्जिन ऑफ एरर डिफरेंट आएगा।
आप 90% पे चेक कर रहे हो तो मार्जिन ऑफ एरर डिफरेंट आएगा, आप 99% पे चेक कर रहे हो तो मार्जिन ऑफ एरर और ज्यादा डिफरेंट आएगा। तो जिस भी कॉन्फिडेंस लेवल पे आप चेक कर रहे हो उस पे आप मार्जिन ऑफ एरर निकालो, उसे सैंपल मीन में प्लस माइनस करो, आपको म्यू मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है शायद, मतलब बेसिक वाला, बाकी तो कैलकुलेशन के लिए चाहिएगा ही। तो इसका मतलब द फर्स्ट इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, फर्स्ट कैलकुलेशन इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, क्या निकाल रहे हैं हम? पॉपुलेशन मीन का इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब मुझे पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट करना है कि पॉपुलेशन मीन क्या होगा। हाँ, तो कैसे निकलेगा? सैंपल मीन निकाल दिया चलो मैंने, अब इसमें प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, वेरी गुड, खत्म। ये आ गया इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। पॉइंट इस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, आंसर पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन यानी एक्स बार। इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, एक्स बार में प्लस माइनस मार्जिन, मार्जिन ऑफ एरर, जिसे आप चाहें तो ई से डिनोट कर सकते हो, मार्जिन ऑफ एरर। समझ में आ गई? लॉजिक समझ में आ गया ना, कि सिर्फ फॉर्मूले याद करेंगे ना तो तकलीफ देते हैं, और लॉजिकली याद किया तो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये आ गया आपको बात समझ में कि क्या हमने किया। एक्स बार का मतलब मालूम है, मार्जिन ऑफ एरर का मतलब हम लेने चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है मार्जिन ऑफ एरर की। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझिएगा, कोशिश करता हूं इसको भी आपको लॉजिकली लेके चलने की, अदरवाइज फॉर्मूला तो है ही। फॉर्मूला लिख लीजिए पहले मार्जिन ऑफ एरर का। फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ एरर इज z alpha by 2, z alpha by 2 multiply by standard deviation divided by root n। z बेस में है अल्फा बाय 2, z के बेस में अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय रूट n। z आते ही एक चीज क्लियर हो गई कि हम कहां पहुंच गए वापस, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चले गए। हमारा पूरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और हाइपोथेसिस सारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ही है। तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वापस चले गए। एक बार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को याद करते हैं थोड़ा सा। ये था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मुझे एक रेंज देनी है, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बताना है कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं, तो मुझे रेंज देनी है, इंटरवल देना है। मैंने इंटरवल निकाला यहां से यहां, ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, इट इज माय कॉन्फिडेंस लेवल। मतलब मार्जिन ऑफ एरर जो है उसे अल्फा दे देता हूं मैं, मार्जिन को बोल देता हूं जो एरर का एरिया है, जहां गलती होने के चांसेस हैं, जहां मेरा डेटा लाए नहीं करेगा, जहां मेरा म्यू नहीं हो सकता, उसको मैंने अल्फा बोल दिया। तो जहां मेरा अल्फा हो सकता है उसे मैं क्या बोलूं? 1 - अल्फा। भाई पूरे पता है ना, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी, पूरे की वैल्यू 1 होती है। सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड होता है 0.5, 0.5 सेंटर पे एक्स बार होता है, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। यदि सारे एक ही स्केल पे होते हैं तो पढ़ा है हमने, स्क्यूड। यदि ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, तो इसके सेंटर में ही एक्स बार, मीन एंड मोड होगा, और उधर 0.5 और इधर 0.5। तो ये एरिया, ये हो गया मेरा 1 - अल्फा। जिस एरिया में मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा क्या है, कॉन्फिडेंस है। ये मेरा कॉन्फिडेंस का एरिया है कि मेरा म्यू इस रेंज के अंदर होगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस एरिया हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया 1 - अल्फा। इसको बोल दो आप कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। अब ये 1 - अल्फा है, तो अल्फा क्या है, ये और ये बचा हुआ एरिया अल्फा, जहां मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। जैसे मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं, 90% कॉन्फिडेंट होने का मतलब
बीच के 90% में कॉन्फिडेंट होगा ना? 0 से 90% कॉन्फिडेंट होंगे या पूरे डेटा की सेंटर 90% में कॉन्फिडेंस आएगा आपका? क्वार्टाइल, क्वार्टाइल पे जाओ, सोचो। जब आप एक्यूरेसी की बात करते हो, सेंटर पॉइंट निकलने की बात करते हो, रेंज की बात करते हो, तो रेंज कैसे निकलती है? रेंज मिडिल रेंज होती है या कॉर्नर रेंज होते हैं? मिडिल रेंज होती है ना। तो आप यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर जो प्लस माइनस कर रहे हो, उससे मीन के अंदर माइनस और मीन के अंदर प्लस कर रहे हो। मीन का है मेरा, यहाँ पे मीन है, मीन में मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, मीन में कुछ प्लस कर रहा हूँ, ये मेरी रेंज बना रहा हूँ। इस रेंज के अंदर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा आंसर, मेरा म्यू इसी रेंज के अंदर लाई करेगा। और इस रेंज के बाद की वैल्यू, ये मेरे लिए वो एरिया है जो रिजेक्शन एरिया है। इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ कि आंसर इस एरिया में नहीं है। ये कंफर्म है? बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका सेंटर, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को मैंने सेंटर से डिवाइड किया, यानी ये एक्स बार आ गया। एक्स बार में कुछ माइनस कर रहे हो, एक्स बार में कुछ प्लस कर रहे हो, माइनस प्लस से एक रेंज बना रहे हो। मैंने ये माइनस करके यहां और यहां इसके बीच में एक रेंज बना दी, और मैं बोल रहा हूं कि मेरा आंसर यानी म्यू इस रेंज के बीच में है। इससे मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्टेंस एरिया हो गया, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट हो गया। इसको मैंने बोल दिया 1 माइनस एल्फा। तो इसका मतलब आपने रिजेक्शन एरिया कौन सा बनाया? ये रिजेक्शन एरिया है, और ये भी रिजेक्शन एरिया है, ये भी रिजेक्शन है, और ये भी रिजेक्शन है। और जो पूरा रिजेक्शन एरिया है उसको हमने क्या नाम दिया है? अल्फा। आपने रिजेक्शन एरिया को अल्फा बोला, और अल्फा दो पार्ट में है। आपने रिजेक्शन एरिया को अल्फा बोला और अल्फा दो पार्ट में है। इसका मतलब दिस वन इज अल्फा बाय 2 एंड दिस वन इज अल्फा बाय 2। आर यू गेटिंग इट? ये चार्ट समझ में आया? लॉजिक समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? सेंटर पॉइंट पे मीन, फाइन, दैट इज सैंपल मीन, बट mu population mean is not equal to sample mean. Okay sir, then population mean will be minus plus sample mean. sample mean से कुछ माइनस, sample mean से कुछ प्लस। तो sample mean में कुछ माइनस कर दिया, sample mean में कुछ प्लस कर दिया, तो ये मेरी रेंज आ गई किसकी? पॉपुलेशन मीन की रेंज आ गई कि इस रेंज के अंदर पॉपुलेशन मीन होना चाहिए। ये मेरा आंसर है, और मैं कॉन्फिडेंट हूं। हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट? हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट? सर से 90% कॉन्फिडेंट हूं। तो ये एरिया कितने परसेंटेज का हो गया? 90% का। आप 90% कॉन्फिडेंट हो कि इस रेंज में आपका म्यू होगा, इसका मतलब 10% आप श्योर हो कि वो रिजेक्टेड एरिया है। आपका 10% रिजेक्शन एरिया आ गया। 10% का जो रिजेक्शन एरिया है वो इस लाइन के बाद और इस लाइन के बाद है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। जैसे मैंने अभी वो एक एग्जांपल या वापिस बोलता हूं, 50% ने बोला नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रैलीज, ये हो गया मीन। मैं बोल रहा हूं इसमें कॉन्फिडेंस 90% कॉन्फिडेंस के साथ बताओ कि रेंज क्या है। सर रेंज ये हो गई कि ये तो बोल रहे हैं 50% बोल रहा है, लेकिन मैं रेंज दे रहा हूं 45 से 55 के बीच में लोग नो बोलते हैं। तो मैंने मार्जिन ऑफ एरर कितना माना? 5%। उससे प्लस माइनस करके मैंने क्या निकाल दी? रेंज। हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस रेंज? Sir, I am confident, 90% confident about this range. That means remaining data आपके लिए रिजेक्शन है। हाँ, 55 से ऊपर जितनी भी परसेंटेज है वो मेरे लिए क्या है? रिजेक्शन। और 45 से नीचे रिजेक्ट, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजेक्शन। आ तो सकता है ना? आ सकता है, नहीं आ सकता? कुछ लोग हो सकता है ना, कुछ लोग 45 से नीचे हों किसी अलग ग्रुप के अंदर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 45 से नीचे चांसेस नहीं है, 55 के ऊपर भी चांसेस नहीं है। हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट? 90% सर, मतलब 10% तो रिस्क है ना। ठीक है, मुझे ये रिजेक्शन एरिया मालूम करना है। सर मैंने रिजेक्शन एरिया, टोटल रिजेक्शन एरिया को, टोटल 10% के रिजेक्शन एरिया को अल्फा बोल दिया, तो हाफ अल्फा इधर होगा और हाफ अल्फा इधर होगा, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2। अब मुझे इस रिजेक्शन एरिया की वैल्यू चेक करनी है कि इस रिजेक्शन एरिया की वैल्यू कितनी है। तो आप कैसे निकालोगे? Z, Z वैल्यू निकलेगी ना, तो उसके लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ऊपर जो Z अल्फा बाय 2 लिखा, उसका मतलब समझाने की कोशिश की है कि Z अल्फा बाय 2 का मतलब क्या है। हम देख रहे हैं हाफ रिजेक्शन एरिया की वैल्यू।
और उस हाफ रिजेक्शन एरिया की वैल्यू से हम मार्जिन आइडेंटिफाई करेंगे। गॉट इट? और ज्यादा अंदर घुसने की टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला समझ में आ गया। फिर भी बहुत कुछ क्लैरिटी आ गई कि ये जो रेंज निकलती है ये मीन से माइनस और प्लस होके निकलती है। मीन से माइनस और प्लस होके रेंज निकलती है। जो मीन से प्लस माइनस होके रेंज निकली है उसके बीच का एरिया वो मेरा क्या है? कॉन्फिडेंस एरिया है, जिसे मैंने कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 माइनस अल्फा से डिनोट कर दिया। इस रेंज के बाहर का जो एरिया है वो मेरा रिजेक्शन एरिया है, जिस रिजेक्शन एरिया को मैंने अल्फा से डिनोट कर दिया। लेकिन वो रिजेक्शन एरिया दो पार्ट में होता है, एक नेगेटिव साइड पे, लोअर साइड पे, और एक हायर साइड पे। तो इसलिए मैंने उन दोनों को हाफ कर दिया, अल्फा बाय टू, अल्फा बाय टू। और मुझे उस अल्फा बाय टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गॉट इट? मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला वापस एक बार नोट कर ले, देख लें अच्छी तरह। ये है मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला। अब इसके लिए जेड टेबल पे जाएंगे और जेड अल्फा बाय टू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब आपके पास जेड अल्फा बाय टू कितना क्या क्या हो सकता है? बहुत सिंपल सी बात पूछूंगा, बहुत आराम से आप बता सकते हो। यदि मैं 90% कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहा हूं, यदि मैं 90% कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, तो अल्फा बाय टू कितना होगा? 5%। लॉजिकली चीज समझ में आई ना? अब 90% कॉन्फिडेंस का मतलब रिजेक्शन 10%, यानी रिजेक्शन को हमने नाम दिया अल्फा, और हमें चाहिए अल्फा बाय टू। तो 10% के रिजेक्शन में अल्फा बाय टू मतलब 5%। ये एरिया यदि 90% का है, ये एरिया 90% का है, तो इसका मतलब क्या है? 5% इधर रिजेक्टेड, 5% इधर रिजेक्टेड, तो अल्फा बाय टू विल बी 5%। 5% का मतलब 0.05। तो आपको वैल्यू चाहिए z अल्फा बाय टू, दैट मीन्स z 0.05 की, 0.05 की z वैल्यू z टेबल से निकालना आता है आप लोगों को। यदि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 99% है, यदि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 99% है, तो मुझे z वैल्यू किसकी निकालनी है? सर वही z वैल्यू तो अल्फा बाय टू की निकालनी है। तो मेरा अल्फा कितना है? 1%। 99% कॉन्फिडेंस लेवल, तो अल्फा यानी रिजेक्शन एरिया हो गया 1%। अल्फा बाय टू का मतलब रिजेक्शन एरिया का हाफ, यानी 1% का हाफ 0.5%। तो z वैल्यू किसकी निकालनी है? सर मुझे z वैल्यू निकालनी है 0.005 की। मैक्सिमम 3 z वैल्यूज यू आर सपोज टू कैलकुलेट, क्योंकि नॉर्मली 3 कॉन्फिडेंस लेवल पे ही क्वेश्चन होता है, 90%, 95%, 99%। तो आपका अल्फा बाय टू 90% के केस में 0.05 होगा, 95% के केस में आपका अल्फा बाय टू 0.025 होगा, और 99% के केस में आपका अल्फा बाय टू 0.005 होगा। क्लियर है ना? ये नोट कर लेते हैं इसको। कॉन्फिडेंस लेवल या तो होगा 90% या 95% या 99%। कॉन्फिडेंस लेवल को हम बोल रहे हैं 1 माइनस अल्फा। रिजेक्शन, रिजेक्शन एरिया जिसे हम बोल रहे हैं अल्फा, तो योर अल्फा विल बी 10%, 5%, 1%। दैट मीन्स योर अल्फा बाय टू 0.05, 0.025, 0.005। फाइन ना? और इन केसेस में z वैल्यूज निकाले हुए हैं हमारे पास, मैं वो कॉपी करवा देता हूं आपको, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में भी आपको z वैल्यूज गिवन आएंगे, टेबल्स नहीं मिलेंगी, टेबल वैल्यूज गिवन आएंगी। तो मैं यहाँ पे आपको टेबल वैल्यूज दे देता हूँ, 3 ही है, याद रखने के लिए, याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, आएगा क्वेश्चन में दिया हुआ।
डन, क्लियर है, पक्का समझ में आ गया? यू गाइस समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन करेंगे अभी, क्लैरिटी और बढ़िया आ जाएगी। फाइन, नाउ एग्जांपल लेते हैं। रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स, विद, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, इट्स रैंडम सैंपल ऑफ अ 50 आइटम टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन with standard deviation of 6, sample mean is 32, sample mean is 32, calculate confidence interval for 95% confidence level, 95%, 95% confidence level, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन मीन, इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन मीन, वही कॉन्फिडेंस लेवल आपको निकालना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन मीन। क्वेश्चन क्लियर है? म्यू चाहिए, म्यू इज एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, एक्स बार मालूम है 32, सैंपल मीन, मार्जिन ऑफ एरर निकालेंगे, मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला हमने लिखा था z अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय रूट n। हियर कॉन्फिडेंस लेवल यानी 1 माइनस अल्फा कितना है आपका 95%, 1 minus alpha is 95%, confidence level is 95%, तो 1 minus alpha is 95%, that means alpha is 0.05%, यानी alpha by 2 हो गया 0.025 एंड z alpha by 2 यानी z 0.025, इस पे z वैल्यूज हमारे पास थी 1.96। यहां तक की कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो बताएं। 95% कॉन्फिडेंस लेवल यानी 5% एरिया, 5% रिजेक्शन एरिया मतलब 5% अल्फा, 5% अल्फा का अल्फा बाय 2 हो गया 2.5%, 2.5% का मतलब हो गया z 0.025 कैलकुलेट करना है और z 0.025 कैलकुलेटेड है 1.96। just put the value in question, margin of error e से डिनोट कर रहा हूं 1.96 multiply by standard deviation that is 6 divided by root n, n is 50, तो root 50, solve it। 1.6 अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आएगा, मैं कैलकुलेट किया हुआ हूं, मैं आंसर दे रहा हूं डायरेक्टली 1.66, इसका रिजल्ट है 1.66। कैलकुलेशन गाइज आप लोगों को करना रहेगा, आई एम हेल्पलेस इन दैट पार्ट, वो आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो 1.66 दैट मींस योर म्यू विल बी x बार 32 प्लस माइनस 1.66, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा 32 माइनस 1.66 दैट इज 30.34 और 32 प्लस 1.66 यानी 33.66, ये आपका आंसर है। यानी आपका म्यू
पॉपुलेशन का म्यू, पॉपुलेशन का मीन विल बी बिटवीन 30.34 टू 33.66, द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95%। क्या ख्याल है, समझ में आया? मतलब लॉजिकली समझ में आया ना, सिर्फ हवा में नहीं, यहाँ कि किस कॉन्सेप्ट से ये कैलकुलेट हो रहा है। एक और एग्जांपल लेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन का है, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी और अच्छा आ जाए। %95 is confidence level. Population mean reported. Population mean reported 152 to 160. Population mean reported 152 to 160. रेंज आ गई, यानी ये रेंज क्या है, बात कर रहे हैं मिनट, क्वेश्चन पूरा लिख लें। स्टैंडर्ड एविएशन इज 15। कैलकुलेट सैंपल साइज, कैलकुलेट सैंपल साइज। आसान है, समझो चीज। पहले तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसको इंटरप्रेट करते हैं। म्यू क्या होता है सर? म्यू होता है एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, यानी म्यू की अपर रेंज आती है एक्स, लोअर रेंज आती है एक्स बार माइनस ई से, और अपर रेंज आती है एक्स बार प्लस ई से। लोअर रेंज हमें क्वेश्चन में गिवन है 152, अपर रेंज गिवन है 160। इज इट ओके? म्यू इज एक्स बार प्लस माइनस ई, एक्स बार माइनस ई से लोअर साइड आएगी, एक्स बार प्लस ई से अपर साइड आएगी। तो अपर साइड 160, लोअर साइड 152। अब मैथमेटिकली कैलकुलेट करना आपको आता है, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो 2x बार इज इक्वल टू 312। एक्स बार आ गया आपका 312 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया एक्स बार? 312 डिवाइडेड बाय 2, 150, 156। तो इसका मतलब सेंटर में क्या है एक्स बार? 156 माइनस 4, 156 प्लस 4, इसका मतलब मार्जिन ऑफ एरर इज 4। एक्स बार 156, एक्स बार माइनस ई इज 152, तो ई इज 4, एक्स बार प्लस ई इज 160, यानी ई इज 4। एरर मिल गई हमें 4। अब एरर का फॉर्मूला लगाते हैं। मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला था हमारा z अल्फा बाय 2। यहाँ अल्फा बाय 2 क्या लिखूंगा मैं? z 0.025, क्योंकि अल्फा है 5%, कॉन्फिडेंस लेवल इज 95%, तो अल्फा हो गया 5%। 5% का अल्फा बाय 2 यानी 2.5%। 2.5% का मतलब 0.025 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय रूट n। E इज 4, z 0.025 की वैल्यू हमें मालूम है, ऊपर से वापस लेके आते हैं 1.96। स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन में गिवन है 15, सैंपल साइज मिसिंग है रूट n। सॉल्व इट। लीजिए, सॉल्व इट। 1.96 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर नॉट 7.35 का स्क्वायर, बहुत नियर पहुंच गए, करेक्ट, ये तो इजी है। 7.35 का स्क्वायर, तो नियर अबाउट 52 53 के आसपास। ठीक है, मेरा आंसर है, मेरे पास आंसर इज 54। द सैंपल साइज इज 54। एक सेकेंड गाइस, होल्ड कीजिएगा।
तो गाइस, यस, तो क्या ख्याल है इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में? 70% पार्ट हैज बीन डन, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स 60% बोल लो चलो. नाउ द थर्ड पार्ट विल बी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हमें मेनली दो टेस्ट परफॉर्म करने रहेंगे, जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट. Our next discussion will be on Z test and T test, not now. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस पार्ट पे अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करें, इसको एक बार रिवाइज करें, इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करें. एक दिन का टाइम मार्जिन रख लेते हैं. जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं उस बुक से प्रेफरेबल मेरे हिसाब से एम एल अग्रवाल से आप इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करें. है तो ठीक, नहीं है तो स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, यदि चाहिएगा तो. आपके पास तो है ना सबके? उस क्वेश्चंस कंप्लीट करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़िया कर ले और मार्जिन ऑफ एरर को रिड्यूस करें. मार्जिन ऑफ एरर रिड्यूस हो जाएगा तो क्वेश्चन भी इजीली क्रैक होगा. देन वी विल मूव ऑन हाइपोथेसिस पार्ट. अगेन 2 to 3 hour सेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पार्ट, बट इसे कर लीजिए कि लोडेड लग रहा है. 2 घंटे का क्लास हमने अच्छा सा कर लिया. बाय, सी यू. इज देयर एनी क्वेरी? तो आप पूछ सकते हैं पहले.